के बारे में बात करेंगे। और ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप ले लीजिए, या तो आप यूपी टेट ले लीजिए या फिर सीटेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी जो भी टीचिंग के से रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं, यूपी टेट हो गया या फिर सीटेट हो गया या एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, इसके अलावा एस्टेट में भी ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं हम किस चीज़ का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पियाजे का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। और जो इनका सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक को लेके, यानी थिंकिंग जो प्रोसेस है, सोचने की प्रक्रिया, उसको लेके सिद्धांत है इनका। तो बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि बच्चे दुनिया के बारे में जो ज्ञान का निर्माण है वो कैसे करते हैं, और समय के साथ उनकी सोच की जो प्रक्रिया है, यानी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कैसे विकसित होती है। पियाजे का मानना क्या था कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। अभी तक के जो मनोवैज्ञानिक आपने पढ़े होंगे, वो लोग क्या मानते थे, व्यवहारिकता को मानते थे, या कोई भी चीज़ है वो जो है कैसे आ जाती है, जैसे आपने सूझ का सिद्धांत पढ़ा होगा। और इसके अलावा भी हम कई सारे सिद्धांत को पढ़ते हैं। लेकिन जो जीन पियाजे हैं उनका मानना था कि बच्चा क्या है, वो जन्म से ही नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चे क्या है, खोज के ज़रिए, है ना, रिसर्च करके ही चीज़ों को जो है सीखते हैं। तो इसीलिए उसको नन्हा वैज्ञानिक कहा गया। इनके सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, वो अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला तो इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ने से पहले इन्होंने जो कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं जिनके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये टर्म्स आएंगे तो आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, जो टर्म्स है वो कौन सा है, स्कीमा आ जाता है। स्कीमा क्या होता है, ये ज्ञान या व्यवहार का एक संगठित पैटर्न यानी संगठन है, जिसका उपयोग बच्चे दुनिया को समझने और व्याख्या करने के लिए करते हैं। यानी स्कीमा क्या होता है, स्कीमा को अगर हम बात करें तो बच्चे इसका पियाजे ने बोला है कि बच्चे इसका यूज़ कब करते हैं, कि दुनिया को, चीज़ों को कैसे समझना है। और जैसे हमारे माइंड में एक तरीके से आप चिप समझ लीजिए कि उसको कोई भी नॉलेज है उसको कैसे हमें समझना है, या कैसे हमें उसको एक्सप्लोर करना है, कैसे उस जानकारी को हमें अपने पास रखना है, वो हमें क्या कहलाता है, वो स्कीमा कहलाता है। दूसरा है अनुकूलन, जिसको हम एडॉप्टेशन पढ़ते हैं, बोलते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। इसमें 2 उपक्रियाएं होती हैं। तो अनुकूलन भी क्या होती हैं, जिसमें तालमेल बिठाता है। ये इस तरीके से भी है ना, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे हम लोग ठंडे प्रदेश में जाते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है, तो जिस भी अकॉर्डिंग हम जिस भी माहौल में रहते हैं उसको भी हम अपने अनुसार जो है वो अनुकूलित कर देते हैं। ये वहाँ से रिलेटेड है। और आत्मसातीकरण क्या होता है, नए अनुभव को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना। जैसे आत्मसातीकरण क्या हो गया, मान लीजिए किसी बच्चे ने पतंग को उड़ते हुए देखा है दूर से, और चिड़िया को भी उड़ते हुए देखा है। तो बच्चे के माइंड में क्या है कि चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो वो पतंग को भी चिड़िया बोलेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसको देखेंगे, बताएंगे कि नहीं ये पतंग होती है, ये चिड़िया होती है, तो बच्चे के मन में पतंग और चिड़िया को लेके स्कीमा बन जाएगा। यानी वो उसमें क्या करेगा, अपने जो नॉलेज है यानी स्कीमा है उसमें आत्मसातीकरण कर लेगा कि पतंग अलग होती है और चिड़िया अलग होती है। अब बात कर लेते हैं समायोजन की। समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है, यानी नए अनुभव के अनुसार मौजूदा स्कीमा में बदलाव करना या नई स्कीमा बनाना, है ना। तो ये हमने आत्मसातीकरण कर लिया कि पतंग, पहले में क्या था कि हमने पतंग को बना लिया कि ये भी जो पतंग है ये चिड़िया ही है। लेकिन दोनों में अंतर कब करना पहचान लेंगे कि नई स्कीमा बन जाएगी इसकी कि ये पतंग होती है, ये तो ये समायोजन हो जाएगा। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो आप इसको इस तरीके से ही समझिएगा कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन होता है किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी चीज़ को अनुकूलित कर लेना। आत्मसातीकरण होता है कि दोनों को, नए अनुभवों को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना, कि जो भी नई चीज़ देखी उसी स्कीमा में शामिल कर लेना, लेकिन नई स्कीमा बनाना, है ना, उसका कि स्कीमा में हमारी पतंग अलग है और जो है चिड़िया अलग है। ये स्कीमा बनाना किस में आएगा, तो ये समायोजन में आएगा। अब बात कर लेते हैं संतुलन की, जिसको हम साम्य धारण भी बोलते हैं। तो ये आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच का संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इनकी स्टेजेस के बारे में बात करते हैं।
तो इनकी जो स्टेजेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली जो है सेंसरी मोटर है, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी चारों स्टेजेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा पूछता है सीटेट में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 11 है। और इसके अलावा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 से लेके ऊपर तक की होती है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको बताना चाहूँगी कि आपकी जो माइंड में है चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। तो हमने बात करी थी अनुकूलन की। तो देखिए ये वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया होती है। इसके 2 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे बच्चे ने पहली बार घोड़ा देखा और उसे भी अपने कुत्ता वाले स्कीमा में शामिल कर लिया। यानी घोड़ा कैसे देखा कि उसके भी 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होते हैं। कुत्ता भी देखा उसने, उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो है घोड़ा अलग है या कुत्ता अलग है। तो उसने क्या किया, उसने आत्मसातीकरण यानी समावेश कर लिया अपने स्कीमा में। स्कीमा लाइक एक चिप टाइप की हो गई कि उसने जो है उसको स्टोर कर लिया कि ये भी 4 पैर हैं, इसके भी 1 पूँछ है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं और सेम है, ऐसे हो गया। अब बात करेंगे समायोजन की। तो समायोजन में वो क्या करेगा, समायोजन में उसने क्या किया, समायोजन में ये जो है क्या करेगा कि जब किसी ने बताया कि घोड़ा कुत्ते से अलग है, तो बच्चे ने कुत्ते का स्कीमा बदला और घोड़े की जगह नई स्कीमा बना लिया। तो यही मैंने आपको भी समझाया था कि पतंग और चिड़िया वाला, कि दोनों का उसने सेम समझा कि ये उड़ रही है, इसकी भी 1 पूँछ है ना। जैसे भी उसने स्कीमा बनाया, उड़ने से रिलेटेड बनाया, लेकिन बाद में उसको बताया गया कि पतंग अलग है, चिड़िया अलग है। ऐसे ही इसमें बाद में इसको उनको बताया गया कि कुत्ता अलग है और घोड़ा अलग है। तो उसने क्या किया, घोड़े का स्कीमा अलग बना लिया, कुत्ते का स्कीमा अलग बना लिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एकोमोडेशन यानी हम समायोजन बोले, यानी उसने समायोजित कर लिया। संतुलन में भी मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए होता है ना। तो इनकी अवस्थाएं हमने पढ़ ली थी। अब इनकी अवस्था के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए मेन जो पियाजे की थ्योरी है, इसमें मेन क्या होते हैं, जो इनके वर्ड्स होते हैं, स्कीमा हो गया है ना, और ये आपका आत्मसातीकरण हो गया, ये जो सारे टर्म्स होते हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको इनके मीनिंग पता हो जाएंगे, आपको इनके वर्ड्स पता हो जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इनकी पहली जो अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की थी, जिसको हम सेंसरी मोटर बोलते हैं, जिसको हम संवेदी पेशीय संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शिशु क्या है, अपने संवेदी अंग जिसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, इसके द्वारा, जैसे कि छोटा बच्चा आपने देखा होगा अंगूठा चूसता है ना या कोई भी खिलौने को पकड़ता है, उसको मुंह में डालता है या फिर उसको देखता है, तो यानी वो अपने आँख, कान, नाक, त्वचा है ना, और मुंह के द्वारा यानी जीभ के द्वारा वो क्या करता है कि उनको समझने के लिए, दुनिया को समझने की कोशिश करता है, यानी अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए पहली जो अवस्था है इसको सेंसरी मोटर अवस्था स्टेज जो है वो बोला गया है। दूसरा, इसी अवस्था में क्या होता है, एक वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के अंत तक यह गुण विकसित हो जाता है। इसका अर्थ है जब कोई वस्तु आंखों के सामने नहीं होती है, तब भी बच्चे को उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। जैसे क्या होता है कि बच्चा भी दूध पीने के लिए, बच्चे को भूख लगी है और उसको पता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो वो क्या करता है, रोता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी नहीं होती है, लेकिन उसके मन में ऑब्जेक्ट परमानेंस है इसका जो है वो बन जाता है, बस स्थायित्व का गुण आ जाता है कि अभी मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मी आएंगी या मुझे दूध देंगी, या कोई भी ऐसा होगा जो मेरे रोने पे आएगा, मुझे दूध देगा, है ना। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चे के बन जाता है। अगली इसकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है ये 2 से 7 वर्ष होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पहला तो होता है सिंबॉलिक थॉट, है ना, और दूसरा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, तीसरा होता है केंद्रीयकरण, और चौथा होता है पलटावी गुण का अभाव। देखिए आप पूरी थ्योरी में जो भी पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी होगी, या जैसे भी आपने कहीं से भी अपनी खुद से पढ़ी होगी या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ी होगी, तो यही होगा, हाँ बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये इसकी एज होती है, इस एज में ये होता है, इस एज में बच्चे ये सीखते हैं। ऐसा आपको उससे सीखने के ज़्यादा जो ये वर्ड्स आए हैं ना,
इन वर्ड्स को अगर आपने पकड़ लिया, इन वर्ड्स की मीनिंग अगर आपने समझ ली और इन वर्ड्स को कैसे हमें यूज़ करना है, क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना जब जीन पियाजे से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार क्या होते हैं? भाषा का विचार होता है। और प्रतीकात्मक विचार की बात करें तो देखिए भाषा का जो विकास होता है और बच्चों के शब्दों तथा प्रतीकों का उपयोग करना सीखते हैं। यानी बच्चे क्या होते हैं, वो शब्द और सिंबल का यूज़ करना सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं LKG PG और UKG के जो बच्चे हैं वो वर्ड्स को सिंबल्स के थ्रू जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर उन्हें A सिखाना है तो आप उन्हें एप्पल दिखाते हैं, B सिखाना है आप बॉल दिखाते हैं, है ना, C दिखाना है तो आप कैट दिखाते हैं या फिर कप दिखाते हैं, ABC मतलब XYZ आप उनको कोई भी चीज़ दिखाते हैं। यानी उनका सिंबल आप मन में क्रिएट करते हैं कि बच्चों को कैसे भी करके सिंबल के थ्रू उनको जो है वो शब्द समझ में आए। तो A फॉर एप्पल ये प्रतीक हो गया। बाकी A फॉर एप्पल यानी उन्हें शब्द जो वर्ड है उसको जो लेटर है वो आपको सिखाना है। ठीक है, ये हो गया। अगला है अहम केंद्रिता। यह बच्चा मानने लगता है कि दुनिया वही है जो वो देखता है, वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। इसमें क्या है अहम केंद्रिता में, बच्चे को लगता है, छोटे बच्चे को, कि यही जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ, है ना, जो जैसा वो दुनिया को देखता है वैसा ही वो उसको समझता है। क्योंकि छोटा बच्चा, उसको दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उसको ये लगता है कि मुझे टॉफ़ी पसंद है तो दुनिया में सबको टॉफ़ी पसंद है, मुझे ये चीज़ें हैं तो सबके लिए भी ऐसी चीज़ें होंगी, है ना। तो बच्चे के अंदर ये अलग गुण होता है। बाकी है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, बच्चा किसी समस्या या वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, अन्य पहलुओं को नज़रअंदाज कर देता है। तो एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है, अन्य पहलू को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे को, अगर छोटे बच्चे को हम मारते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो वो और सारी चीज़ों को नहीं, उस जो है उस टाइम पे उसको जिस चीज़ के लिए नीड रहती है, जिस चीज़ के लिए भी उसको वो चीज़ें करी जाती हैं, बस उसका ध्यान उसी तरफ से केंद्रित रहता है। अगला है मेन इम्पॉर्टेंट जो है, क्या है, पलटावी गुण का अभाव। तो यह बच्चे गया है, यह नहीं समझ पाता है कि चीज़ों को उनकी मूल अवस्था में वापस कैसे लाया जाए। इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाती हूँ, पलटावी का गुण क्या होता है। देखिए, जैसे हमने बच्चे को सिखाया 3 + 5 तो बच्चा कर लेगा 8, लेकिन जैसे ही आपने उसको घुमा के दे दिया ना कि 5 + 3, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये कैसे हुआ है। या फिर आप बच्चे को सिखाते हैं अगर 8 × 2 = 16, फिर आप उससे पूछेंगे 2 × 8, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये घूम के कैसे आया। या फिर आप इसको इंटू की जगह माइनस कर देंगे। कुल मिला के बच्चा ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये आंसर कहाँ से आया। तो बच्चे के अंदर पलटावी का गुण जो है वो नहीं होता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी आयु जो है वो 7 से 11 वर्ष होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। यानी बच्चा क्या है, अब तर्क यानी लॉजिक करने लगता है। आपने देखा होगा जो 7 साल का बच्चा है और वो अब क्या है, तर्क करने लगता है। जैसे क्लास 1 और 2, 3 क्लास के बच्चों को आप देखिए, 3 तो नहीं, क्लास 1 और 2 के ही क्लास के बच्चों को देखिए कि वो क्वेश्चंस बहुत करते हैं, लॉजिक देने लगते हैं कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसे होता है तो क्यों होता है, सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है ना। या फिर इंद्रधनुष में इतने कलर क्यों होते हैं, ये कलरफुल क्यों होता है, फूलों में ऐसे। तो बच्चे ऐसे क्या है ना कि तर्क देने लगते हैं, वो तर्क उनके अंदर शुरू होना जैसे, लेकिन केवल उन वस्तुओं या घटनाओं के बारे में पूछते हैं जो कि मूर्त होती हैं या उन्हें छू सकते हैं। अदर किसी चीज़ का आप उन्हें काल्पनिक चीज़ों का बताएंगे ना कि चंद्रयान कैसे गया था या कैसे भी, उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप उनको मैथ के बारे, आप उनको नॉर्मल चीज़ें बताएंगे कि हाँ 2 और +2 4 होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बचपन में सीखा होता है, छोटे पर पे सीखा होता है। आप लाइनिंग के थ्रू समझाइए या फिर आप बताइए आपके पास 2 पेंसिल, आप 2 उसमें ऐड कर दीजिए तो 4 हो जाएगी। लेकिन अभी उसके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं डेवलप हुई है। जब आप उसमें मान लेंगे कि माना एक्स बॉल हमारे पास है, फिर आप उसमें x-y वाले आप कराएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये बच्चे के अंदर नहीं आ पाती है। लेकिन बच्चा क्या है, तर्क देने लगता है। लेकिन मूर्त वाली अवस्था यानी कॉन्क्रीट, यानी बच्चा जिसको देख सकता है, छू सकता है, उसी के बारे में वो तर्क देता है। जैसे पानी को देखेगा तो पूछेगा कि पानी बर्फ कैसे बन गई, बर्फ को देखेगा तो तुरंत पिघलेगी, तो वो तर्क मांगेगा कि तर्क कैसे हुआ है। अगला है संरक्षण।
कंजर्वेशन की बात आती है, यह समझने की क्षमता कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने पर किसी भी मात्रा, संख्या या आयतन समान रहता है। जैसे पतले लंबे गिलास की पानी की मात्रा चौड़े लंबे गिलास के बराबर होती है। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसको ये इस तरीके से आप जग में दे दीजिए और 2 प्लेट में ऐसे करके पानी दे दीजिए आप, है ना। तो और पानी की मात्रा पानी की या फिर जूस की मात्रा जो है वो समान रखिए। इसमें इतनी रहेगी, इसमें इतनी रहेगी, और इसमें इतनी रहेगी, इसमें इतनी रहेगी। एक जो है बिल्कुल पतला सा रखिए जिसकी मात्रा सही सेम है लेकिन वो ऊपर तक भरा रहेगा। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस वाले को लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या आया है ना, मात्रा और संख्या और आयतन उसके लिए समान रहता है। उसको ये नहीं रहता है कि ये मतलब उसको ये नहीं रहता है ना कि ये लंबाई में ज़्यादा है, ये चौड़ाई में कम है, तो ऐसा कुछ नहीं। उसको ज़्यादा वाली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप नोट देंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं पकड़ते हैं, या वो इतना से नहीं, लेकिन आप उन्हें जब सिक्के दे देंगे ना तो बहुत खुशी, क्योंकि उनको वो ज़्यादा लगता है। उनको नंबर ऑफ क्वांटिटी से मतलब होता है, उनको क्वालिटी से मतलब नहीं होता है। तो बच्चे के अंदर ये गुण भी जो है नहीं आ पाता है। बाकी पलटावी का तो मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप उनको 2 + 3 5 बताएंगे, लेकिन 5 - 3 2 बताएंगे तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कैसे आया, है ना। अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि आयु सीमा 11 वर्ष से अधिक तक की होती है, जिसमें अमूर्त चिंतन आ जाता है। अभी तक के बच्चों में क्या था, 2 से जो 7 साल के बच्चे, जो 7 से 11 साल के जो बच्चे थे वो मूर्त अवस्था में थे, यानी बच्चे जो देखते थे उसी के बारे में तर्क देते थे। अब 11 साल के बच्चे के बाद के बच्चे क्या है ना, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी तर्क देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बिना दिखाई देना, जैसे विचार हो गए, अवधारणा हो गई, संभावनाएं हो गई, सोच हो गई। जैसे आप उनको हिंदी या इंग्लिश में कोई स्टोरी समझाएंगे तो बच्चे उस स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे, पर बहुत छोटे बच्चे को आप काल्पनिक कहानियाँ सुनाएंगे ना तो वो उसको इतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हाँ, वो काल्पनिक दुनिया में ही चले जाएंगे। लेकिन जब आप छोटे बच्चों को कोई भी अमूर्त चीज़ के बारे में बताएंगे ना, यहाँ पे बच्चे क्या है, मैथ के वो वाले पजल्स भी सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा निगमनात्मक तर्क भी देने लगते हैं। जैसे बच्चा सामान्य नियम से विशिष्ट निष्कर्ष निकाल सकता है। ये संज्ञानात्मक विकास का सबसे जो है, संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छी और उच्चतम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस एज में बच्चे को आप सब कुछ सिखा सकते हैं। बच्चा क्या है, टीन एज में आ जाता है ना, और उसको समझ में आने लगती हैं चीज़ें कि कैसे जो है किस हिसाब से तर्क देना है। अमूर्त और मूर्त दोनों तरीके से भी उसको करने के लिए बच्चा सक्षम हो जाता है। पियाजे के सिद्धांत का जो शैक्षिक निहितार्थ है, ये क्या कहलाता है, ये बच्चे को खोजपूर्ण अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे स्वयं क्रिया करके ज्ञान का निर्माण कर सके। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की सक्रिय भागीदारी है उसको बढ़ावा दे। शिक्षण विधियां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो इनके जो पियाजे जी का सिद्धांत था, इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताना चाहा कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, इसमें क्या होना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी अपने बच्चों पे किया था, ऐसा नहीं कि कहीं और पे किया था। तो उनका ये मानना था कि हमारे आसपास का जो वातावरण होगा, जितना हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना लेंगे, बच्चे जितना अपने हिसाब से खोज करके निकालेंगे चीज़ें, जितना खोज करेंगे उतना बच्चा अच्छे से सीख सकता है। और स्वयं क्रिया करके, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बोल दो कि आप बच्चे को बता दें, कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो आप उसको बता दीजिए कि ऐसे करना है और इसमें ये वाला एसिड डालिए, इसका कलर वो हो जाएगा। नहीं, आप बच्चे को भी करने दीजिए, आप बिल्कुल उसको डायरेक्शन दीजिए, लेकिन आप उसको बताइए। डायरेक्शन देने के साथ साथ आप उसको बताइए, आप उसको मोटिव में भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। बाकी जो मैंने आपको जो टर्म्स बताए हैं उनकी आप मीनिंग याद रखिएगा। उनकी मीनिंग्स अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ही है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उनकी अवस्थाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इनकी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी थी? पहली थी सेंसरी मोटर यानी संवेदी कामक, दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी थी अमूर्त, और चौथी कौन सी है? तो वो औपचारिक वाली है। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं हो गई हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक बच्चा नई सूचना को अपने मौजूदा स्कीमा में शामिल करता है? तो ये हमारी आत्मसातकरण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी जब एक्सप्लेन किया था, आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो ये कौन सी थी, मौजूदा स्कीमा में जब वो शामिल करता है तो वो आत्मसातकरण कर लेता है ना, यानी हम किसी भी चीज़ को आत्मसातीकरण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व का गुण मैंने आपको बताया था, संवेदी गामक अवस्था में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। जब बच्चा रोता है तो उसको ये पता होता है कि मम्मी यहीं कहीं आसपास होंगी, अभी आके दूध देंगी। ये वाला जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ये आपका वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो बच्चे के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी समस्या के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और दूसरे पहलुओं को अनदेखा करता है। तो जीन पियाजे की कौन से उसमें है? तो ये केंद्रीकरण को दर्शाता है, यानी केंद्रीकरण में ही बच्चा क्या है, केंद्र में ही उस चीज़ को रखता है, अपनी जो समस्या है उसको, बाकी सारी चीज़ों को वो भूल जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये केंद्रीकरण हो जाएगा। अगला है, किस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु के आकार में बदलाव करने पर भी उसकी मात्रा समान रहती, जैसे पानी के संरक्षण के नियम को समझना? तो ये मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसमें बच्चा क्या है, वो समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा गया है? तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा क्या है, वो सक्रिय रूप से जो है खोजबीन करने के लिए तत्पर रहता है और वो खोज के ही द्वारा अपनी चीज़ों का जो है निर्माण करता है, इसीलिए उसको नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। अगला है, बच्चों में अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है ये किस अवस्था में विकसित हो जाती है? तो ये औपचारिक अवस्था में। देखिए, आ से औपचारिक, आ से अमूर्त अवस्था। औपचारिक अवस्था में ये बच्चे क्या है, वो अमूर्त चीज़ों को समझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अगला है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब नई जानकारी के कारण बच्चे को अपने स्कीमा में बदलाव करना पड़ता है? तो ये समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है, जब बच्चे क्या करते हैं, नई प्रक्रिया के द्वारा अपनी जो स्कीमा है उसमें बदलाव कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको घोड़ा और कुत्ते वाला जो एग्जाम्पल दिया था। अगला है, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो तार्किक बच्चे कब हो जाते हैं, जब वो देखने लगते हैं चीज़ों को और जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं उन पे वो जो है तर्क करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को प्रतीकात्मक विचार यानी सिंबॉलिक के विकास की अवस्था कहा गया है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है, जिसकी एज ही क्या थी, वो 2 से 7 वर्ष की थी। तो इस एज में बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकों को जो है सिंबॉलिक थॉट को समझने लगते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई हो और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करिएगा। और बहुत ज़्यादा डीप में मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी भी इसलिए भी नहीं बनाया है क्योंकि लेंथी पढ़ने के लिए तो आपके पास बुक है ही, लेकिन जो ये टर्म्स मैंने आपको समझाए हैं, आप अब जब भी कभी थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो ये जो आत्मसातीकरण है और पलटावी है और ये जो सारे टॉपिक, ये जो मैंने आपको बताए हैं ना टर्म्स, ये आपको हेल्प करेंगे उनकी थ्योरी को समझने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।